सोचो, एक पत्थर जो कोई आम पत्थर नहीं है, ये एक ऐसा पत्थर है जिसने हिरोशिमा जैसे शहरों को पल भर में बर्बाद कर दिया था। वही पत्थर इतनी रोशनी दे सकता है कि लाखों घरों का अंधेरा दूर हो जाए। ये एक ऐसा पत्थर है जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के लिए लालच का सबब बना। पर सोचो, वही पत्थर कभी न दिखने वाला जहर बन जाए, जो हवा में घुलकर सांसों के साथ अंदर जाए, जो पानी में मिलकर जहर बन जाए, जो मिट्टी को ऐसा बिगाड़ दे कि वहां जन्मे बच्चों तक को तोड़ दे। सोचो, ये पत्थर माओ से उनके सपने छीन ले और पूरे गांव को धीरे धीरे मौत के अंधेरे में धकेल दे। ये पत्थर है यूरेनियम और ये जगह है जादू गोड़ा। झारखंड का एक ऐसा कोना जिसमें एक ऐसी कहानी छिपी है जो सुन के आप कांप जाओगे। सोचो, ये कहानी शक्ति, लालच और बेगुनाहों की कुर्बानी से भरी पड़ी है। सवाल यह है कि आखिरकार जादू गोड़ा में हो क्या रहा है। जो जमीन का खजाना था वही वहां के लोगों के लिए श्राप क्यों बन गया। ये सच इतना खौफनाक है कि सुनकर रातों की नींद उड़ जाएगी। आज हम उसी सच को खोलने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साल 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था, जो छोटा नागपुर प्लेटू की पथरीली पहाड़ियों और घने जंगलों में बसा है। यहाँ बहने वाली स्वर्ण रेखा और दामोदर नदियां हर मोड़ पर नए किस्से लिखती हैं। इस जगह को इंडिया का रूहर वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धरती के अंदर वो खजाना छिपा हुआ है जो दुनिया की ताकत बढ़ाता है। कोयला, बॉक्साइट और सबसे खतरनाक यूरेनियम। ये मिट्टी सिर्फ खजाने की नहीं बल्कि पुराने कबीलों की भी है। सांथल, मुंडा, हो, ओराओं, जो पीढ़ियों से यहाँ बसते आए हैं। ये वही लोग हैं जो खेतों में धनक की तरह चमकती धान की फसल उगाते हैं, झीलों में मछली पकड़ते हैं और सितारों भरे आसमान के नीचे ढोल की ताल पर वो गीत गाते हैं जो उनके पुरखे भी गाते थे। यहीं पर रांची के शोर शराबे से लगभग 163 किलोमीटर दूर और जमशेदपुर की स्टील सिटी से सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर झारखंड के ईस्ट सिंहभूम जिले में जादू गोड़ा बसा हुआ है। एक वक्त था जब ये गांव सिर्फ हरी भरी पहाड़ियों और खेतों से घिरा हुआ था। मिट्टी के घर, धान के खेतों की महक, नंगे पैर मिट्टी में खेलता बचपन और खुले आसमान के नीचे आजाद घूमते हाथी, वो जादू गोड़ा था जब तक दुनिया की भूख इस धरती पर टूट नहीं पड़ी। 1950 के दौर में भारत नए आजादी के जोश में था। जवाहरलाल नेहरू एक आधुनिक भारत का सपना देख रहे थे, जिसमें शहर इंडस्ट्रीज से जगमगाएं, हर घर में बिजली हो और भारत न्यूक्लियर ताकत में दुनिया के सबसे बड़े शहरों को भी टक्कर दे। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एक बड़ा सपना था, क्योंकि ये एक ऐसी ताकत है जो देश को बिजली भी दे सकती है और स्ट्रैटेजिक डिफेंस भी। इसीलिए साइंटिस्ट देश भर में यूरेनियम की तलाश में पहाड़ों और जमीनों को लगातार खोदे जा रहे थे। फिर साल 1951 में यानी कि 1951 में झारखंड के सिंहभूम ट्रस्ट बेल्ट, खासतौर से जादू गोड़ा में यूरेनियम पाया गया, जो कि 1 अरब साल पुरानी चट्टानों में छुपा एक जियोलॉजिकल खजाना था। ये वाकई में एक बड़ी खोज थी जो भारत के न्यूक्लियर मिशन को एक नई दिशा दे सकती थी। साल 1967 में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि UCIL की स्थापना हुई, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती थी। इसके बाद जादू गोड़ा एक आम गांव नहीं रहा, बल्कि भारत के न्यूक्लियर मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यहाँ का यूरेनियम देश के 25% न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ताकत देने लगा। एक छोटा सा गांव भारत के भविष्य को नई दिशा दे रहा था। साल 1967 यानी कि 1967 में UCIL ने जादू गोड़ा में यूरेनियम माइनिंग शुरू की। डायनामाइट के धमाके इतने तेज होते थे कि आसपास के गांव तक हिल जाते थे। आसपास के 20 किलोमीटर में फैले भाटिन, नारवा पहर, तारुमढी और बगजाता जैसे गांवों में भी यूरेनियम को खोजा गया और यहाँ भी इसकी माइनिंग शुरू हो गई। आज यहाँ हर साल 300 टन यूरेनियम निकाला जाता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पावर देता है और भारत के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का भी हिस्सा है। माइनिंग का प्रोसेस सिंपल नहीं होता। पहले डायनामाइट से पत्थरों को तोड़ा जाता है, फिर ट्रक्स ओर ले जाते हैं और फिर केमिकल से यूरेनियम अलग किया जाता है। जो यूरेनियम निकलता है उसे येलो केक कहते हैं, जो कि एक पीले पाउडर के फॉर्म में हैदराबाद के लेबोरेटरीज में भेजा जाता है। फिर वहां से तारापुर और कलपक्कम जैसे
न्यूक्लियर प्लांट्स तक पहुंचता है। साल 1974 और 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद यूरेनियम माइनिंग और भी जरूरी हो गई। 1990s में नरवा पहर माइन रशियन टेक्नोलॉजी से बनी, जो कि भारत की सबसे एडवांस्ड यूरेनियम माइन है। ये 1000 मीटर अंदर तक चली जाती है, जिसमें से यूरेनियम ओर निकाला जाता है। लेकिन वहीं माइनिंग के साथ में नए रोजगार भी आए। यूसीआईएल ने नए घर, स्कूल और हॉस्पिटल बनवाया, जिसमें रेडिएशन वार्ड भी था। गांव के लोग माइनिंग और मशीन्स चलाने का काम करने लगे। पहली नजर में तो ऐसा लगा कि वाह वाह वाह, सब कुछ जैसा विकास ही विकास, चौतरफा विकास, चौमुखी विकास जैसा लग रहा था। लेकिन यूरेनियम माइनिंग सिर्फ तरक्की नहीं ला रहा था, इसके साइड इफेक्ट्स धीरे धीरे सामने आने लगे थे। और यहाँ से कहानी बदलती है। यूरेनियम ना कोयला है ना लोहा, ये है रेडियो एक्टिव, जो कि एक ऐसा जहर है जो कभी शांत नहीं होता। खुले ट्रक्स यूरेनियम ओर ले जाते हैं, जो रेडियो एक्टिव धूल हवा में छोड़ जाते हैं। ये धूल घरों, खेतों और लोगों के शरीर तक पहुंचती है। और सबसे बड़ा खतरा है टैलिंग्स का, जो यूरेनियम निकालने के बाद बची हुई रेडियो एक्टिव गंदगी होती है। पिछले कितने ही सालों में करोड़ों टन वेस्टेज जादूगोड़ा के पास टैलिंग पॉन्ड्स में डंप किया गया, जो ना कवर किया गया ना सुरक्षित है। खुले मौसम में रेडियो एक्टिव धूल 10 किलोमीटर तक फैलती है। लोग बिना इसे जाने आराम से सांसों के थ्रू अपने अंदर ले रहे हैं। बरसात में जहरीला स्लग स्वर्ण रेखा नदी तक पहुंचता है और लोग इस नदी का पानी पीते हैं। और पानी में यूरेनियम WHO के स्टैंडर्ड से 20 गुना ज्यादा है। हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ जहरीला हो चुका है। पर इसका असर सबसे ज्यादा किस पर हो रहा है और कौन इसकी असली कीमत चुका रहा है? जादूगोड़ा की यूरेनियम माइन के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में 35,000 लोग बसते हैं, जो सांथल, मुंडा, हो और ओरांव जैसे आदिवासी समुदाय से आते हैं। ये इस धरती के असली मालिक हैं, जो यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं। पर उनकी मर्जी के बिना उनसे पूछे उन्हें एक बलिदान देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ लोगों ने यूसीआईएल में नौकरी ले ली। कोई माइनिंग के अंदर काम कर रहा था तो कोई सुरक्षा में लगा था। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में इनसे क्या क्या छिनने वाला है। जो खेती थी, जो झरने थे, जो जीवन शैली थी, यूरेनियम माइनिंग के साथ धीरे धीरे खत्म होने लगी। फिर बीमारियां आईं, नवजात बच्चे विकृत जन्म लेने लगे। किसी के हाथ पैर टेढ़े, किसी की उंगलियां मुड़ी हुई, किसी के हाथ ही नहीं थे। जवान लोग ल्यूकेमिया, लंग कैंसर जैसे रोग से मरने लगे। औरतें बार बार गर्भपात का दुख झेलने लगी। ये सिर्फ 1 या 2 गांव की बात नहीं है। उराव टोला, टाटी टोला, मछुआ भाटी, बगजाता, हर जगह यही हाल था। डॉक्टर्स भी समझने की कोशिश कर रहे थे, पर इसके पीछे रेडिएशन का असर अभी सिर्फ एक सवाल था। तो क्या ये यूरेनियम माइनिंग का ही नतीजा था या इसके पीछे कुछ और सच छुपा हुआ था? जवाब छुपाए जा रहे थे और राज और गहरा होता जा रहा था। जादूगोड़ा आज मौत के साए में है। रेडियो एक्टिव धूल हवा में उड़ती है और बारिश के साथ बहकर गांव तक पहुंचती है। रेडॉन गैस बिना दिखाई दिए शरीर में समा जाती है, लंग्स को धीरे धीरे खत्म करती है। और रिपोर्ट्स में तो ये लिखा गया है कि यहाँ का ग्राउंड वाटर यूरेनियम से भरा हुआ है, सेफ लिमिट से 20 गुना ज्यादा। जो लोग इस पानी को पीते हैं वो जानते भी नहीं कि हर घूंट उनके अंदर जहर जा रहा है। जो लोग माइनिंग के करीब रहते हैं उनके शरीर पर असर दिखने लगे हैं। किसी का लीवर खत्म हो रहा है तो कहीं कैंसर एक के बाद एक जिंदगियां निगल रहा है। यूसीआईएल के अपने ऑफिसर्स तक इसका शिकार हो चुके हैं। 2010 की एक स्टडी ने दिखाया कि यहाँ पैदा होने वाले बच्चों में जन्म विकृति देश के अन्य हिस्सों से 3 गुना ज्यादा है। हर तीसरे बच्चे में कोई ना कोई कमी है। और ये सब कुछ यूरेनियम माइनिंग के बढ़ने के साथ साथ ही शुरू हुआ। लेकिन जब सवाल उठता है तो यूसीआईएल वही पुरानी बात कहता है कि सब कुछ सेफ लिमिट्स में है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी वही पुरानी लाइन दोहराता है, ये सब नेचुरल रेडिएशन का असर है, हमारा कोई दोष नहीं है। पर विशेषज्ञ कहते हैं कि प्राकृतिक यूरेनियम कभी इतने खतरनाक स्तर तक नहीं पहुंचता। और जो लोग इस सच को समझना चाहते हैं उनके लिए जवाब साफ है। आदिवासी समुदाय इसके खिलाफ लड़ रहा है। 1990 के दौर में ज्वार यानी कि झारखंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रेडिएशन बनी। लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगाए, पोस्टर्स उठाने लगे। एक संथाली शिक्षक और कवि दुर्गा प्रसाद मुर्मू ने अपनी पीड़ा को गीत में उतार दिया। उनके शब्दों में वो दुख था जो हर घर में बसा हुआ था। जहरीली नदियां, मुंह खो चुका बचपन, विश्वासघात से भरी धरती।
साल 1998 में बिहार विधान परिषद में इस मामले को उठाया गया। रिपोर्ट्स आई जिसमें साफ साफ लिखा गया कि यूरेनियम माइंस के पास के गांवों को खाली कराओ, माइंस पर रोक लगाओ, रेडिएशन को साफ कराओ। पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं, कोई सुनवाई नहीं। यूसीआईएल वही करता रहा, सरकार उसी तरह चुप रही और भारत के रिएक्टर्स उसी तरह अब भी चल रहे हैं और राजस्थान, तमिलनाडु, पोखरण की न्यूक्लियर एनर्जी अब भी चमक रही है। पर ये चमक किसकी कीमत पर? जादूगोड़ा की जमीन अब भी यूरेनियम उगल रही है और लोग धीरे धीरे उसमें ढल रहे हैं। और ऐसा दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा। नाइगर, नवाजोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम माइंस में भी यही कहानी लिखी गई। पर यह सिर्फ डेटा का मुद्दा नहीं है, ये जीते जागते लोगों की जिंदगी का सवाल है। एक ऐसा नरसंहार जो सबके सामने हो रहा है, सबकी खुली आंखों के सामने, पर कोई देखना नहीं चाहता। पर इसके बावजूद जादूगोड़ा अब भी जिंदा है। संथाली लोग तुशु पर्व मनाते हैं, छठ पूजा स्वर्ण रेखा के तट पर होती है, दुर्गा पूजा में शहर रोशनी से भर जाता है, बाजारों में मछली बिक रही है, मसाले बिक रहे हैं, हाथ से बने क्राफ्ट्स भी अब दिखते हैं, पहाड़ अब भी यहाँ हैं, हाथी अब भी घूमते हैं, पर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ के निवासी पर्वत पत्रा जैसे लोग याद करते हैं, 50 साल पहले ये सब कुछ नहीं था, न बीमारी न दुख। फिर ये माइंस आई, उसके जैसे कई लोगों ने अपना सब कुछ खोना शुरू कर दिया। जादूगोड़ा का अस्पताल इस दुख का गवाह है। हर साल नए बीमार, नए कैंसर के केस, नए विकृत बच्चे, हर साल। डॉक्टर्स मानते हैं कि ये यूरेनियम का असर है, पर उनके पास जांच के लिए सही सुविधाएं नहीं है। एक डॉक्टर ने कहा कि ये हमारे बस के बाहर है, इसका इन्वेस्टिगेशन नेशनल लेवल पर होना चाहिए। 2015 की एक स्टडी कहती है कि यहाँ कैंसर का रेट देश के एवरेज से 50% ज्यादा है। ल्यूकेमिया, लंग कैंसर, लिवर कैंसर हर जगह फैल रहा है। आसान शब्दों में कहें तो न्यूक्लियर सपना आदिवासी जमीन पर लिखा गया, पर यह लिखावट खून से भरी है। जादूगोड़ा की इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।